नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में 26 सीटों पर मतदान जारी। उमर अब्दुल्ला बोले, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है चुनाव। जज की टिप्पणी पर बोले सीजीआई चंद्रचूड़ का, भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान। हरियाणा में बोले पीएम मोदी, कहा जैसे जैसे वोटिंग का दिन आ रहा है करीब, कांग्रेस होती जा रही है पस्त। जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, कहा राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर को दूसरे लोग चला रहे हैं। सीतामैया विवाद के बीच बोले कपिल सिब्बल, का सरकारों को गिराने के लिए अपनाए जा रहे हैं कपटपूर्ण तरीके। हरियाणा में बोले अरविंद केजरीवाल, का मुझे जेल से जल्दी छोड़ दिया होता तो आज हरियाणा में होती आपकी सरकार। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, 6 लोगों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज सुबह से दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी तादाद में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। हमारी अपेक्षाएं हैं ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को पड़े। हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार यहां काम करेगी। अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अदालती कार्रवाई के दौरान किए गए विवादास्पद कमेंट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए कहा है कि ये फैसला न्याय के हित में और न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। न्यायमूर्ति श्री शानंद ने मकान मालिक किराएदार विवाद पर बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी कमेंट भी किया था। उनका कमेंट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को कर्नाटका उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगने के लिए मजबूर किया, जिसे घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत किया गया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। ये मूल रूप से राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया था और कर्नाटका हाई कोर्ट से कंट्रोवर्शियल कमेंट पर रिपोर्ट मांगी थी। सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने जस्टिस एस खन्ना, बी आर गवई, एस कांत और एस रॉय के साथ मिलकर 20 सितंबर को असंवैधानिक अदालतों के जजों के लिए अदालत में उनकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता जताई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। राज्य की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इससे पहले सभी प्रमुख सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत के गोहना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली है। सोनीपत की धरती से उन्होंने कहा है कि मैं देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है।
आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में 1947 के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में बदल दिया गया है। राज्यों को विभाजित किया गया है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को बनाया गया, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये आपके साथ अन्याय हुआ है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया। वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपके खिलाफ अन्याय है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की ओर से झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ निजी संपत्ति न होकर सरकारी संपत्ति है। दूसरा झूठा प्रचार यह किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड में 32 राज्य हैं और सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ने जिस तरह हिंदू धर्म के संपत्ति दान की जाती है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी ये दान की गई संपत्तियां हैं। ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई आप कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज भाजपा की आलोचना की और उस पर निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को झटका देते हुए MUDA भूमि आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी विवेक का अभाव नहीं है। तो एक गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग करना, और अभी पीछे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरा ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर ने आकर ये कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं हैं, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं। तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम करेंगे। वो कर ही रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो। तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके
जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती है। यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है क्या? चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें? चीफ मिनिस्टर तो यहां कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए। अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो एक षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। तो या तो 10 शेड्यूल का दुरुपयोग होता है या लोगों खरीदो फरोख्त होता है, सरकारें इलेक्टेड सरकारें गिराई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, हर जगह, अरुणाचल में, कई जगह ऐसी सरकारें गिराई गई। गुजरात के साबरकांठा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल श्यामला जी मंदिर के दर्शन करके अहमदाबाद लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पीछे से एक ट्रक में घुस गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में शामला जी से हिम्मतनगर हाईवे पे आज सुबह एक अकस्मात हुआ है, जिसमें इनोवा कार में जो सवार थे वो 7 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक जो सवार था उसको इंजरी हुई है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। ये सभी अहमदाबाद के रहने वाले थे और शामला जी से अहमदाबाद तरफ जा रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच कृषि कानूनों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा, पिछले कुछ दिनों से मीडिया ने मुझसे कृषि कानूनों पर सवाल किए। मैंने इस दौरान कृषि कानून वापस लाने का सुझाव दिया। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। महाराष्ट्र के बदलापुर घटना पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि बदलापुर घटना के संबंध में मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और तकनीकी जानकारी के मुताबिक कोई भी पुलिस से रिवॉल्वर नहीं छीन सकता, क्योंकि उसमें एक हुक लगा होता है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला संदिग्ध है। बदलापुर के जिस स्कूल में घटना हुई उसका मालिक बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। बीजेपी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। बराबर है कि बदलापुर की जो एनकाउंटर की घटना 2 दिन पहले हुई, उसके बारे में मैंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात किया। उन्होंने जो मुझे जानकारी, टेक्निकल जानकारी दिया, उन्होंने यह बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी का पिस्तौल इस प्रकार से कोई छीन के फायरिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह है, नंबर 1, कोई भी पुलिस अधिकारी का जो पिस्तौल रहता है उसको एक हुक रहता है। सभी रिवॉल्वर और पिस्तौल को हुक रहता है। हुक जो रहता है, हुक में उसको पूरा यहां तक बांध दिया जाता है, तो हुक रहने के कारण कोई भी ऐसे निकाल नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, जब पिस्तौल निकालने के बाद में उसको कॉक करना पड़ता है। कॉक मतलब उसका मैगजीन में जो गोलियां रहती है, उसमें जब सिलेंडर में जब तुम्हारी बुलेट जाती है उसको कॉक करना पड़ता है। तो कॉक करने के बाद ही सिलेंडर में बुलेट जाती है। नंबर 3, सिलेंडर में बुलेट जाने के बाद में हर एक पिस्तौल या हर एक रिवॉल्वर को एक लॉक रहता है।
हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया उससे सियासी खलबली मच गई है। कंगना रनौत के बयान के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 750 किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को भाजपा की तानाशाही सरकार से बचाया है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। यहाँ चुनौती देते हैं हम यहाँ से। दिल्ली में सर्दियों के समय बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की आदेशी सरकार ने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं बड़ी बात यह है कि जल्द ही दिल्ली में ऑड इवन नियम भी लागू हो सकता है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया था। हालांकि आज की तारीख में यह बैन लागू नहीं है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नियम लागू होगा, जो कि 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इंटर-एक्शन प्लान का 14वां पॉइंट है, वो है पटाखों पे प्रतिबंध। पटाखों को लेकर के जैसा मैंने पहले भी सूचित किया था कि इस साल भी प्रतिबंध रहेगा सभी तरह के पटाखों पर। पिछली बार मैंने देखा कि एक कंट्रोवर्सी आई थी। अभी आज की डेट में पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रतिबंध लागू होता है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो दिल्ली के अंदर जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, राजपत्र जारी होगा, उस दिन से 1 जनवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा। पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि आज से ही लागू हो गया। तो दिल्ली में हर बार हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं। नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास फाइल उसको भेज रहे हैं और वो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से और 1 जनवरी तक वो प्रतिबंध दिल्ली में पटाखों पे रहेगा। 15वां जो पॉइंट, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा बयान दिया है। हिसार में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहां आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज हिसार में जितने भी उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे ईमानदार और शरीफ उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। हरियाणा में आपका जबरदस्त माहौल है। अगर मुझे जेल से जल्दी छोड़ दिया होता तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप भी अब खाना खाने के लिए आपको भी जल्दी होगी। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा था, अभी शाम से आया हूँ हिसार में। आपके पास एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक आपके पास कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक सावित्री मांझी हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और एक ये है संजय सातरोड़िया। बस ये देख लेना, कैंडिडेट देख लेना। मैंने सबसे पूछा, भाई बीजेपी वाला कैसा है, कांग्रेस वाला कैसा है, मांझी कैसी हैं। इन चारों में सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार आम आदमी आपके बीच में रहने वाला संजय सातरोड़िया है कि नहीं है? तो आज यहाँ जितने लोग इस हॉल में मौजूद है, एक एक आदमी के पीछे 5-5 हज़ार वोट है। तो अगर हर आदमी ने यहाँ बैठे हुए ने 5-5 हज़ार वोट डरा दिए तो ये तो जीत ही जाएगा। फिर यूपी के कैसरगंज में आज फिर एक बार बुलडोजर कार्रवाई हुई। इसी पर बात करते हुए एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था। इसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि इसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि नोटिस पहले भी दिया गया था, लोगों ने अपने मकान भी खाली कर दिए थे। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी
और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहां लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें शिकायत हुई थी क्या? इसमें एक पक्ष था हदीस, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में, उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटवाने का आरोप लगा रही है। वहीं सपा ने यादव और मुस्लिम अधिकारियों को भी हटाने का आरोप लगाया है। साथ ही अब सपा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ये चिट्ठी आयोग को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाना अलोकतांत्रिक कदम है, ये निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों पर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। सपा नेता द्वारा ये चिट्ठी 23 सितंबर को लिखी गई है, जो कानपुर के सीसामऊ सीट से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये चिट्ठी लिखते हुए आयोग से सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम बीएलओ को हटाकर उनके स्थान पर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किए जाने के विरुद्ध का जांच करवाने और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि सीसामऊ सीट पर निकट भविष्य में उपचुनाव होने वाला है। श्यामलाल पाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इस दौरान यहां मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने पुराने और नए बीएलओ के नाम का जिक्र भी इस लिस्ट में किया है। उनका दावा है कि खलील अहमद की जगह आशीष त्रिवेदी, मोहम्मद कौसर की जगह नीरज और मोहम्मद शहरोज की जगह हिमानी शर्मा को बीएलओ बनाया गया है। इसके अलावा अशफाक सिद्दीकी की जगह शशांक आरजू की जगह प्रियेश, साबिया फहीम की जगह पूनम देवी, अहमद फराज की जगह पूजा सेसकरिया, उस्मान की जगह दीपक सिंह और गजाल की जगह कविता श्रीवास्तव को बीएसओ बनाए जाने का दावा सपा नेता ने अपनी चिट्ठी में किया है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बनने की संभावना है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले चरण में यानी पहले चरण में 60% समथिंग वोटिंग हुई थी। एक समय था जब आतंकवादियों की धमकियों की वजह से मतदान प्रतिशत एकल अंक में होता था। एक नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से पहले फेज में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ, जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट के शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बना। चीन और अमेरिका दोनों देश एक दूसरे से शक्तिशाली बनने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश बड़ी तेजी से अपनी सैन्य पावर बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत महासागर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका और उसके मित्र देशों में टेंशन बढ़ गई है। चीन के मुताबिक उसका ये मिसाइल लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा है और मिसाइल का लॉन्च इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से किया गया है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पर चीन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। बताया गया है कि चीनी सेना के रॉकेट फोर्स ने 25 सितंबर को सुबह 8:44 पर प्रशांत महासागर में एक डमी हथियार ले जाते हुए एक ICBM लॉन्च किया। मिसाइल उसी समुद्री क्षेत्र में गिरी जहां उम्मीद थी। ये लॉन्च हमारे वार्षिक प्रशिक्षण योजना में एक नियमित व्यवस्था है। ये लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप है। किसी भी देश की ओर इसे
टारगेट नहीं किया गया था। हाल के समय में अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में अपने मिड रेंज कैपेबिलिटी टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। अमेरिका के इस कदम से चीन नाराज है। क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम को तैनाती को लेकर चीन के अधिकारी इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं। शायद इसी वजह से चीन के मिसाइल लॉन्च को दिए गए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से बना रहा है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।